लास्ट टाइम हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट हम कंसीडर करते हैं वो एज ए क्वांटा कंसीडर करते हैं, नॉट एज अ वेव फ्रंट। और उसकी सारी चीज़ें हमने देख ली थी कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हम एनर्जी बढ़ाएंगे मीन सोर्स चेंज कर देंगे तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल, एनर्जी को बढ़ाने से मीन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्यों बढ़ती है, और इंटेंसिटी को बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो सेम क्यों रहते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन्स की कैसे निकाल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल से, और इसी तरह किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप कैसे मेजर कर सकते हैं अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई हो। और फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने ग्राफिकली इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के लिए अलग-अलग से ड्रा करके देखा था कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैसे चेंज होगी, और अगर हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम किस तरह रहेगी। यहाँ तक हम पहुँच गए थे और लास्ट में हमने ये देखा था कि चूंकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर हम वेव फ्रंट में लाइट को लें तो मेटल की सरफेस पे जब वो वेव फ्रंट आके फॉल करेगा तो वहाँ उस वेव फ्रंट पे एब्जॉर्ब होने में कुछ टाइम लगेगा और उस टाइम डिले के बाद वहाँ से एमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमने क्या देखा कि जो ही फोटॉन वहाँ फॉल करते हैं इंस्टेंटेनियसली वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं विदाउट डिले इन टाइम, कि वहाँ कोई टाइम नहीं लगता एब्जॉर्ब होने। इट मीन्स वहाँ कोई वेव फ्रंट है ही नहीं, वेव फ्रंट नाम की कोई चीज़ नहीं है जो हम समझ रहे थे लाइट को। तो फिर हम मतलब और ज़्यादा क्लियर हो गए फोटो जो हमने फोटॉन नेचर पढ़ी लाइट की कि ये एज ए स्मॉल एनर्जी के पैकेट की फॉर्म में वहाँ फॉल करते हैं और विद इन नो टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन और एमिट हो जाते हैं, इंस्टेंटेनियस एमिशन होती है। क्लियर है। अब इसके बाद जो क्वांटम एनालिसिस है जो आइंस्टाइन ने किया ये थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करता है इसी चीज़ को, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि फोटॉन फॉल करेंगे और फौरन वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, लेकिन क्या हर फोटॉन वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा? नहीं। तो आंसर है नो। अगर ऐसा होता सारे फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकाल देते फिर तो लाइट हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ एमिट कर रहा है, हर ऑब्जेक्ट लाइट मार्कर है, अभी ये भी रेडिएशन एमिट कर रहा है, बट ये रेडिएशन अभी विजिबल रेंज में नहीं क्योंकि इनकी एनर्जी कम और ये रेडिएशन वहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकती, इसलिए हमने विजिबल या ऐसा हाई रेडिएशन फॉल करनी पड़ती है। बात समझ रहे ना। वरना तो अगर हाई रेडिएशन मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती, लेट्स सपोज के ये मेटल की सरफेस है और यहाँ से हम लाइट फॉल करवा रहे, लेकिन चूंकि हर टाइम इस मेटल की सरफेस पे लाइट तो पड़ रही है ना, अगर विजिबल नहीं भी है कोई इंफ्रारेड रेडिएशन या सेलुलर वेवलेंथ वाली मौजूद तो है हर टाइम, अगर वो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देती तो लाइट को जब हम सोर्स को हटा देते, लाइट को कट ऑफ कर देते, तो तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होते रहते इन द प्रेजेंस ऑफ इंफ्रारेड और लोअर एनर्जी वाली जो रेडिएशन थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। तो इट मीन जो हम रेडिएशन लाइक विजिबल रेडिएशन इस्तेमाल कर रहे, इससे अगर लोअर एनर्जी वाली रेडिएशन फॉल होंगी तो आगे सर्किट में एमीटर या गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देते हैं, वो ये बताते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट नहीं हो। लेकिन जब हम विजिबल रेडिएशन फॉल करते हैं तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ रीडिंग देते हैं जो एज ए इंडिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, जो हमें ये बताता है कि यहाँ से अब चार्ज मूव कर रहे, मीन इलेक्ट्रॉन एमिट हुए होंगे तभी चार्ज मूव कर रहे। बात समझ गए ना। तो इस चीज को डीपली एक्सप्लेन किया है किसने? आइंस्टाइन। और इसी एक्सप्लेनेशन पे इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में, आई थिंक सो, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन की बेस पे। हालांकि आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली डिस्कवर किसने किया है, बट एक्सप्लेनेशन की बेस पे नोबेल प्राइज किसको मिले? आइंस्टाइन। अब इसने क्या कहा? इसने ये कहा कि हर फोटॉन यहाँ से एनर्जी एमिट नहीं करता। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं कि लाइट की नेचर फोटॉन ही है, ठीक है, वेव नेचर जो हम कंसीडर करते थे एज अ वेव फ्रंट्स वो नेचर लाइट की नहीं। तो अब लाइट
यहां हम लाइट को अब क्या कंसीडर करेंगे? आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी? एज ए कार्पस्क्यूलर नेचर, ठीक है, कार्पस्कल्स की फॉर्म में, लाइट छोटे छोटे स्मॉल ग्रेन की फॉर्म में, ग्रेन्युलर नेचर लाइट रखती है। उसने भी यही कहा कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से क्वांटा है लाइट, समझ लो कि लाइट क्वांटा की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है, और हर क्वांटा की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। हर क्वांटा की एनर्जी क्या है? क्वांटा, जिसको प्लांक्स ने क्या कहा था? फोटॉन। क्लियर? तो इट मींस कार्पस्क्यूलर नेचर दी किसने? आइंस्टाइन। समझ लो छोटी छोटी ग्रेन की फॉर्म में लाइट एमिट हो रही है, और लाइट फिर उन ग्रेन को हम क्या कहते हैं? क्वांटा। क्वांटा आर फोटॉन, ठीक है। इसने लाइट की थ्योरी कौन सी थी? कार्पस्क्यूलर नेचर के, कार्पस्कल्स की फॉर्म में लाइट एमिट होती है, मीन छोटी फोटॉन की फॉर्म में या क्वांटा की फॉर्म में, या समझ लो ग्रेन्युलर नेचर, समझ लो इस तरह कि स्मॉल स्मॉल ग्रेन, समझ लो कि कोई भी जो हमारे पास लुमिनियस सब्जेक्ट है वो लाइट एमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दैट इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, एक तरह से वो लाइट एमिट कर रहे हैं। तो अगर लाइट फोटॉन या क्वांटा की फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्ट एमिट कर रहा है, तो हर क्वांटा या हर फोटॉन एनर्जी क्वांटाइज रखता है, लेकिन सब क्वांटा या सब फोटॉन की एनर्जी सेम नहीं होती। हर फोटॉन की अपनी एनर्जी होगी, वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। बात समझ रहे हैं ना? तो ईच क्वांटा हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर क्वांटा की एनर्जी फिक्स्ड है। किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि प्लांक्स ने जो एजम्पशन दी थी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जबकि क्लासिकल थ्योरी की गई थी कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का कोई लेना देना नहीं, एम्पलीट्यूड उसने कहा था इंक्रीज हो, जबकि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी से ताल्लुक रखता है, ठीक है, कि इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, बट एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। अब अगर ऐसा है कि हर क्वांटा की एनर्जी कंजर्व है और डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, तो इट मींस हम कह सकते हैं कि हर क्वांटा की एनर्जी इज इक्वल टू hf। इट मींस ऐसे तमाम क्वांटा या ऐसे तमाम फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी उनकी एनर्जी भी क्या होगी? हायर, और जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी उनकी एनर्जी भी क्या होगी? कम। क्लियर है? तो एनर्जी विल बी हायर फॉर higher frequency and energy will be less for lower frequency। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी भी कम होगी ऑब्वियसली। अब हर एनर्जी वाला फोटॉन, आइंस्टाइन ने कहा कि हर एनर्जी वाला फोटॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करवा सकता। बात समझे? कि सपोज करो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को लाइक इस वाल से बाहर फेंका, ठीक है, एक हमारे पास मैस है, उसका वेट समझ लो, कोई बॉडी है मैस है, उसका वेट कितने हमारे पास? कोई 20 kg है। अब हम किसी छोटे से बच्चे को उठा देंगे, ये 20 kg यहां से उठा के इस दीवार से बाहर फेंक देंगे, तो वो ट्राई करेगा बट नहीं फेंक सकेगा। क्यों? लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वाल है और ये 20 kg का मैस पड़ा हुआ है यहाँ, ठीक है, इसका वेट कितने? mg, 20 kg। अब हम ये छोटे से बच्चे को कहते हैं कि इसको उठा कर आपने यहां से बाहर फेंकने, तो ये इसको नहीं फेंक सकता। क्यों नहीं फेंक सकता? क्योंकि यहां से बाहर फेंकने के लिए सपोज एनर्जी चाहिए 1000 जूल, लेट्स सपोज, और इस बच्चे के पास अभी एनर्जी है 800 जूल, तो क्या ये बच्चा इसको बाहर फेंक सकते हैं? नो, क्योंकि 200 जूल एनर्जी इसके पास कम है। अब हम इस बड़े बच्चे को कहते हैं जिसके पास इससे एनर्जी हायर है, तो हम कहते हैं कि इसको उठा कर बाहर फेंक, ये आराम से, इसके पास भी एग्जैक्टली एनर्जी कितनी है? 1000 जूल। तो ये इसको क्या यहाँ फेंक के इतनी दूर इस तरह फेंक सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी नहीं है कितनी दूर फेंक सके। इसकी एनर्जी जस्ट
an effect to cross this wall. बस सिर्फ वो क्या करवा सकते हैं, वेट को सिर्फ वाल क्रॉस करवा सकते हैं, आगे नहीं फेंक सकता दूरी तक। क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं। इसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि यहाँ से ये इसको फेंकेगा और जस्ट वाल क्रॉस करेगा और ये ऑब्जेक्ट वापस नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर हम एक और मैं ले लेते हैं, बट इसके पास कोई है 2000 जूल ऑफ एनर्जी, जब ये फेंकेगा तो क्या होगा इसके साथ? तो ये फेंकेगा एक, तो पहली बात ये होगी कि इस वाल को ये क्रॉस भी कर लेगा ये ऑब्जेक्ट, और चूंकि इसने हाई एनर्जी के साथ फेंके 1000 जूल एनर्जी यूज होगी इस वाल को क्रॉस करने के लिए। क्लियर? इस बैरियर को ओवरकम करने। आगे बची 1000 जूल, वो 1000 जूल एनर्जी क्या करेगी? एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पर यूज होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी मीन इसको आगे मूव करवाएगी कहीं यहां दूर जाकर ये गिरेगी। बात समझ रही? तो यही चीज यहां किसने दी? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां मेटल के पास है, और मेटल के पास है का मतलब ये है कि मेटल ने उनको एक तरह से बाउंड किया हुआ है। अगर बिल्कुल बाउंड ना होते वो तो मजे से बाहर चले जाते ना, बाउंड है तभी मेटल के पास है। अब एक स्पेसिफिक एनर्जी से उन इलेक्ट्रॉन को मेटल ने बाउंड किया हुआ है, और हर वो फोटॉन जिसकी एनर्जी उस एनर्जी जितनी होगी जिस एनर्जी से मेटल ने उन इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, तो वो फोटॉन उन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, एमिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्टली इतनी एनर्जी है जितनी एनर्जी से मेटल ने उनको वहां बाउंड किया हुआ है, तो वो सिर्फ जस्ट क्या करेंगे, सरफेस से बाहर निकालेंगे, आगे मूव नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं होती। लेकिन ऐसी तमाम फोटॉन जिनकी एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी समझ एक तरह से, जिसकी वजह से बाउंड किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को उस एनर्जी से हायर है, तो वो क्या करेंगे? सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन को मेटल ने बाउंड किया हुआ है कितनी एनर्जी से? 2 जूल। कितनी एनर्जी से? 2 जूल से पकड़ के रखा हुआ है। अब यहाँ से जो फोटॉन फॉल करवा रहे हैं इसके पास की एनर्जी है 2 जूल, तो ये क्या करेगा? ये एनर्जी जाएगा इसको और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, लेकिन आगे मूव नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 जूल एनर्जी थी वो तो यहाँ ही यूज होगी सिर्फ बाहर लाने में, बाकी एनर्जी नहीं बची, तो मूव कौन करवाए? क्लियर है? अब अगर हम एक और फोटॉन फॉल करवाते हैं, इसके पास एनर्जी है 4 जूल। कितनी एनर्जी है? 4। अब 2 जूल एनर्जी तो इस इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस से बाहर निकाली, बाहर निकालने के लिए जितना वर्क चाहिए वो वर्क कितना होगा? 2 जूल। आगे बचेगी कितनी? लाइट वर्क करने के लिए यहाँ एनर्जी यूज होगी 2 जूल, और बची कितनी? 2 जूल। वो 2 जूल आगे क्या करेगी? इसको मूव करवाएगी, और वो 2 जूल एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इसका मतलब है जो हम टोटल एनर्जी फॉल करवा रहे हैं फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी f, वो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? HF में से कुछ एनर्जी कहाँ यूज हो जाएगी? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब है कि कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी टू डू वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन टू एमिट इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। उस मेटल की सरफेस से बाहर एमिट करने के लिए कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी। उस एनर्जी को आइंस्टाइन ने किसका नाम दिया? वर्क फंक्शन, जो वर्क करने के लिए यूज होगी। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो एनर्जी एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन नेट एनर्जी जो हमने फॉल करवाई दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसने हमें बताया? आइंस्टाइन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए किसी फोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए? मिनिमम वर्क फंक्शन जितनी होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वर्क फंक्शन जितनी। इट मींस वो फोटॉन जिनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी है जो कि वर्क फंक्शन के बराबर हो, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एमिट करवा सकते, आगे मूव नहीं करवा सकते। और वो फोटॉन जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से हायर है, तो वर्क फंक्शन जितनी यूज हो जाएगी एमिट करवाने के लिए, और हायर एनर्जी यूज होगी एज अ काइनेटिक।
तो आइंस्टाइन ने फिर इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया? Only those photons can emit electrons from the, बातें ना करें, from the surface of matter whose minimum energy must be equal to work function. और इस वर्क फंक्शन को किससे डिनोट किया? फाई से। क्या ये वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी होगी तो तब फोटॉन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इससे अगर कम एनर्जी होगी तो नहीं। तो इस अगला पॉइंट फिर क्या आ गया कि एनर्जी बिलो वर्क फंक्शन। क्या वर्क फंक्शन से अगर एनर्जी कम होगी देन देयर विल बी नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब है नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन इज हायर देन वर्क फंक्शन, तब क्या होगा? ये एनर्जी ऑफ फोटॉन बिलो का मतलब है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लेस देन वर्क फंक्शन, तो तब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। और ये एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से हायर हो तो क्या होगा? फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से हायर हो तो वर्क जितनी यूज होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी सर्व होगी एज अ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो तब हमारे पास ये एनर्जी किस पर्पस के लिए यूज होगी? एज अ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया कि फिर ये दो काम करेगी, एमिट करवाएगी एंड इलेक्ट्रॉन को मूव भी करवाएगी एज ए काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो फोटॉन जिसकी एनर्जी जस्ट वर्क फंक्शन जितनी है उसकी फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन, क्योंकि उससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर फोटॉन की होगी तो वो तो एमिट ही नहीं करवा सकेगा ना। तो हमें सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन चाहिए जिसकी एनर्जी कितनी हो? वर्क फंक्शन जितनी हो। तो उसकी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? हाँ, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी भी फोटॉन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल की सरफेस से एमिट करवाने के लिए चाहिए। उससे लेस फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो सकेगा, उससे हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा, मीन एज ए काइनेटिक एनर्जी भी उसकी यूज होगी। तो इस चीज को आप कैसे लिखोगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिर हम किसको कहेंगे? एफ नॉट। एफ नॉट का मतलब है कि ऐसा फोटॉन जिसकी मिनिमम एनर्जी एनफ है जस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसकी एनर्जी कितनी है उसके पास अभी? वर्क फंक्शन। तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन which is required to just emit electron from metal surface। बात समझ गए? अगर हमारे पास किसी भी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो
तो इसका मतलब है उसकी एनर्जी HF लेस देन वर्क फंक्शन है। अगर एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो क्या एमिशन होगी? नो। इट मीन अगर किसी भी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं। तो इस केस में नो एमिशन। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फिर क्या होगा कि जस्ट इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर आएगा, मूव नहीं करेगा, सिर्फ एमिट होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ नो काइनेटिक एनर्जी। उस वक्त इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इतनी, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ गया सरफेस से, बट काइनेटिक एनर्जी अभी उसके पास कोई नहीं। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हायर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तब क्या होगा? क्योंकि फिर उस फोटॉन के पास एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इट मींस इस केस में इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस करेगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इसी चीज को आप कैसे देख सकते हैं? यस सर। सपोज करें कि ये मैं एक फोटॉन फाल करवा रहा हूं यहां, और इस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है F0, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? HF0। और ये चूंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मीन इसकी एनर्जी जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन है, तो मैं कहूंगा ये इसकी एनर्जी HF0 किसके इक्वल है? वर्क फंक्शन जितनी। तो ये फोटॉन सिर्फ क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाएगा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी मोशन के लिए नहीं है। जो एनर्जी इसको मिली उसने सिर्फ एमिट करवाया इसको सरफेस से बाहर, बाकी एनर्जी फोटॉन के पास थी नहीं। अब अगर मैं एक और फोटॉन यहां फाल करवाऊं, ठीक है, इसकी एनर्जी है F which is greater than F0, तो इसका मतलब है इसकी एनर्जी जो HF होगी that is also greater than HF0। तो इसका मतलब है फिर जो इसकी एनर्जी HF होगी वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है, HF0 वर्क फंक्शन है, तो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी यूज होगी इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, बाकी जो इससे ज्यादा वो एज अ काइनेटिक एनर्जी सर्व होगी जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएगा। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। और अगर F0 से लेस फ्रीक्वेंसी हो तो क्या होगा? फिर कुछ भी, कोई एमिशन। ध्यान तक बात समझ गए ना? अच्छा, जो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन क्या बनती है फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन? कि जो हम फोटॉन फाल करवा रहे हैं उसकी एनर्जी क्या काम करेगी? एज ए वर्क फंक्शन के तौर पे यूज होगी, मीन इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए जितना वर्क चाहिए इतनी एनर्जी एज ए वर्क फंक्शन के तौर पे वहां यूज होगी। जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या करेगी? प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और सिंस चूंकि किसी भी फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? HF, तो यहां पे पुट करो HF इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक। लेकिन हमें 5 का पता है कि वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? वर्क फंक्शन मीन कितनी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहेंगे? जिसकी वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ सरफेस सबमिट करवाने की, और वो किसके इक्वल होगी? HF0 के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन जो होगा उसके पास इतनी एनर्जी होगी। तो इसकी जगह पुट करो तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा? HF इज इक्वल टू HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। बातें ना करो। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकाल सकते हैं? HF0 इधर आकर माइनस हो जाएगा,
तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट, एच ये कॉमन तो एफ माइनस एफ नॉट, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए? अगर आपको ये केस दिया जाए कि फॉलिंग फोटॉन हमारे पास है, उसकी एनर्जी कुछ आपको गिवन हो और काइनेटिक एनर्जी जस्ट 0, तो तब आप वर्क फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं? वो टोटल एनर्जी के इक्वल हो, काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, तो इट मीन फिर फॉलिंग फोटॉन जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन है, तो वो वर्क फंक्शन ही जितनी उसकी एनर्जी होगी। क्लियर है? अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो फिर फोटॉन की एनर्जी इक्वल हो जाएगी वर्क फंक्शन। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी थी जिसने इलेक्ट्रॉन को डुबाया, आगे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, उसके पास एनर्जी भी नहीं। क्लियर हो गया ना? काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाई हो। इट मींस फोटॉन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तब काइनेटिक एनर्जी होगी, अदरवाइज कोई काइनेटिक एनर्जी पोजेस नहीं है। अब अगर आपको कोई कहेगा अगर ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी फॉलिंग फोटॉन की और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो कैसे करें? तो काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करोगे 1/2 mv ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्टेट इज इक्वल टू h into f minus f नॉट। तो यहां से 20 किस इक्वल आ जाएगा 2h into f minus f नॉट डिवाइडेड बाय और क्लियर। तो इस तरह आपको कोई भी चीज पूछी जाए आप इस कैलकुलेशन से कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन, कि वो उन्होंने कंडीशन क्या दी। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज और भी आपने पढ़ी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जो हम परसों पढ़े। हाँ, हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमें टॉक आ रहे हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हम कैसे निकाल सकते हैं? स्टॉप करके निकाल सकते हैं ना, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करो तो वो पोटेंशियल की वैल्यू जिस पे वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे, जितनी हम एनर्जी देंगे इतनी एनर्जी उसकी होगी। और वो हमने लास्ट टाइम क्या निकाली थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ईवी। ठीक है? तो इसका मतलब है इस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन रुक गए, गैल्वानोमीटर 0 रीडिंग दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल होती है। तो अगर आपको ये कहा जाए इतना पोटेंशियल अगर हमने अप्लाई किया तब आप निकालो कोई वर्क फंक्शन या HF फॉलिंग फोटॉन की एनर्जी, मतलब आपको दियो कि अगर हम इतने पोटेंशियल पे फोटॉन फॉल कर रहे हैं और वर्क फंक्शन में इतनी एनर्जी यूज होती है, वर्क फंक्शन आपको गिवन हो, तो तब फॉलिंग फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? तो आप इजीली निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट करें EV इज इक्वल टू HF माइनस HF नॉट, तो EV इज इक्वल टू HF माइनस ये वर्क फंक्शन होता है। तो इस रिलेशन से भी आपको कोई भी चीज पूछी जाए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसके बात समझ गए? तो दोनों रिलेशन अपने माइंड में रखने, इसके अबाउट आपको जिस वे से भी पूछा जाए आप इजीली ताकि सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक तरह से जो हमने प्लांक्स इजम्पशन पढ़ी थी कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन या कार्पस्क्यूलर नेचर जो आइंस्टाइन ही थी, कार्पस्कल्स की फॉर्म में लाइट मूव कर रही है, समझ लो ग्रेन्युलर नेचर, ठीक है, कि स्मॉल ग्रेन या एनर्जी पैकेट क्वांटा की फॉर्म में लाइट मूव कर रही है, उसको ये फुलफिल करता है ये एक्सपेरिमेंट। क्योंकि यहाँ सारी बातें जितनी भी इस एक्सपेरिमेंट में सामने आ रही हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लाइट की फोटॉन नेचर ही एक तरह से वेरीफाई कर रही है। ठीक है, अगर हम एज अ लाइट लें इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट मूव कर रही है और एनर्जी कंटिन्यूस है, तो तब हम कोई एक स्टेप भी इसका एक्सप्लेन नहीं कर सकते कंटिन्यूस नेचर लेके, वेव फ्रंट लेके। क्लियर है? तो ये टॉपिक हो गया एंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बात